हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक सिंह, योर एडुकेटर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख लिया था। उसके बाद हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लिया था। आज के टॉपिक में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन देखते हैं। टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, same structure formula but different behavior toward plane polarized light। तो क्या क्या चीज इसमें सेम है? इसमें सेम क्या क्या है? सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा चीज सेम है स्ट्रक्चरल फार्मूला। और डिफरेंट क्या है? बिहेवियर टुवर्ड पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसमें सेम हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन डिफरेंट है प्लेन पोलराइज के टुवर्ड इसका बिहेवियर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक नया वर्ड निकल कर आया है, पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये क्या है? तो लाइट बहुत सारे डायरेक्शन में, कहीं किसी भी सोर्स से, किसी भी लाइट के सोर्स से जब लाइट निकलता है तो मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुत सारे डायरेक्शन में होता है, चारों तरफ फैलता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक निकल प्रिज्म आता है, उससे हम लोग पास कराते हैं। पास कराने से क्या करता है, जो निकल प्रिज्म है वो सारे लाइट के सारे डायरेक्शन को छोड़ के एक डायरेक्शन को लाइट को पास करता है, और एक डायरेक्शन के लाइट को पास करता है, जिसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। मीन्स एक प्लेन में जो लाइट होता है उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। उसको एक सैंपल से हम लोग गुजारते हैं, जो भी सैंपल को चेक करना है। अगर इस सैंपल से गुजारे इस लाइट को, इस लाइट अगर इस सैंपल से पास हुआ तो तीन तरह का बिहेवियर शो करेगा। या तो किसी तरह का मूवमेंट नहीं करेगा, किसी तरह का रोटेशन नहीं करेगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो सैंपल। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको हम लोग डेस्टो रोटेटरी या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या प्लस साइन देते हैं। या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जिसको हम लोग लिवो रोटेटरी या एल, या उसको हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट के टुवर्ड बिहेवियर देखते हैं। तो प्लेन पोलराइज लाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी लाइट सोर्स को एक निकोल्सन प्रिज्म से पास कराते हैं, तो वो एक सिंगल प्लेन में उस लाइट को पास करता है, जिसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। और उस लाइट को हम लोग एक सैंपल से, जो भी सैंपल को चेक करना है उससे पास कराते हैं। तो अगर वो किसी तरह का मूवमेंट नहीं शो करता, किसी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर रोटेट करता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव में भी दो केस है। वो केस अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे या प्लस से। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो लिवो रोटेटरी होगा, उसको हम लोग एल या माइनस से डिनोट करेंगे। अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या करता है? टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू रोटेट पीपीएल इन एनी डायरेक्शन विच मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल हम लोग सैंपल में लिए हैं, वो लाइट को, पीपीएल को मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये दो टाइप का होता है, डी और एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑप्टिकली एक्टिव उस चीज को कहते हैं, उस कंपाउंड, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कायरल मॉलिक्यूल हो, मीन्स एसिमेट्रिकल हो, सिमेट्री उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, वो एसिमेट्रिकल हो उसको, और वो कायरल होना चाहिए, तो उसी को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो तरह के रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। पहला डैश वेज फार्मूला,
रिप्रेजेंटेशन जिसको ये 3D है, और दूसरा 2D में जिसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। 3 डायमेंशनल हो गया तो उसको हम लोग डैश वेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, अगर 2D में कराते हैं तो उसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि डैश वेज क्या होता है। तो डैश वेज में सबसे पहला दो देखते हैं, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखिए। ये दोनों बॉन्ड मॉलिक्यूल के बॉन्ड सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है। ये मान लीजिए एक प्लेन है, इस कॉपी को हम लोग प्लेन मानते हैं। और एक हो गया ये जो प्लेन के ऊपर है, और एक ये हो गया जो प्लेन के नीचे है। तो ये जो होता है इसको हम लोग वेज कहते हैं। इसको वेज कहेंगे अबव द प्लेन टुवार्ड द व्यूअर, व्यूअर के तरफ है और प्लेन के ऊपर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेज कहेंगे। और दूसरा हो गया जो नीचे में है, जो व्यूअर से दूर है और बिलो द प्लेन है, ये प्लेन के नीचे है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डैश। तो ये हो गया डैश और वेज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया डैश जिसको हम लोग इस तरह से हल्का हल्का रिप्रेजेंट करेंगे एक, और इसको हम लोग फुल्ली रिप्रेजेंट करेंगे, जो अबव द प्लेन होगा और टुवार्ड द व्यूअर होगा, और बिलो द प्लेन होगा और अवे फ्रॉम व्यूअर होगा, उसको हम लोग डैश कहेंगे। और जो अबव द प्लेन होगा और टुवार्ड द व्यूअर होगा उसको हम लोग वेज कहेंगे। और दो होता है, दो जो ये वाला है वो प्लेन में ही होता है। तो ये दोनों जो बॉन्ड है ये प्लेन में ही है, इस सेम प्लेन में, मीन्स इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया मॉलिक्यूल का। एक ऊपर हो गया, अगर ये प्लेन में है, प्लेन के ऊपर है, ये हो गया वेज, ये प्लेन के नीचे है तो ये डैश हो गया। अगर हम इस हथेली को प्लेन मानते हैं तो ये प्लेन के ऊपर हो गया और टुवार्ड द व्यूअर हो गया, इसको हम लोग वेज कहेंगे। और ये प्लेन के नीचे हो गया, इसको हम लोग डैश कहेंगे। और इसको हम लोग एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इस तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो वेज होगा उसको हम लोग कंप्लीटली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्लीटली कलर करेंगे, और इसमें इसको हमको छोड़ छोड़ के कलर करेंगे। अगला हो गया फिशर प्रोजेक्शन। ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। 2D रिप्रेजेंटेशन मीन्स टू प्लेन में ही, ये इस तरह से हो गया। तो इसमें जो वर्टिकल लाइन है, इसमें जो सीधा वाला लाइन है ऐसे वर्टिकली जो खड़ा है उसको हम लोग बिलो द प्लेन मानते हैं, मीन्स प्लेन के नीचे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला, इसको हम लोग अबव द प्लेन मानते हैं कि ये प्लेन के ऊपर है, और ये जो वर्टिकल है वो प्लेन के नीचे है, ये मानते हैं। वर्टिकल लाइन को हम लोग प्लेन के बिलो द प्लेन मानेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग अबव द प्लेन मानेंगे। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसे फिशर जी ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिकल एलिमेंट। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल पहचानने के लिए दो है। सबसे पहले POS देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक इमेजिनरी प्लेन मानेंगे जो किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी चीज को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे, दो इक्वल हाफ। अगर इससे हम अपने हाथ को इसे गुजारेंगे तो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा।
तो इसको हम लोग इसको कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जो भी इसको शो करेगा वो सिमेट्रिकल होगा। जैसे कि ये ए है, इस ए को हम लोग बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे एक प्लेन पास करते हैं तो ये हाफ इधर बाट काटता है इधर काटता है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। अब इस बी को हम लोग काटते इधर से अगर काटेंगे तो सिमेट्री नहीं मिलेगा, अगर इस तरह से काटेंगे तो इधर और इधर सेम चीज मिल रहा है, मिरर इमेज सेम है, मिरर इमेज होगा एक दूसरे का, तो इस तरह से इसमें पीओएस मिल रहा है। यही अगर हम सी को इस तरह से काटते हैं तो किसी तरह का सिमेट्री नहीं मिलेगा। अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो हमको ऊपर में हाफ सी नीचे में हाफ सी, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज परफेक्टली मिरर इमेज होंगे, तो ये पीओएस शो करेगा। वही जब हम लोग डी में देखते हैं, पी में, ये पी है, डी नहीं, ये पी है। पी को अगर हम लोग वर्टिकली भी काटेंगे तो किसी तरह का सिमेट्री नहीं मिल रहा है, हॉरिजॉन्टली भी काट रहे हैं तो किसी तरह का सिमेट्री नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ना ये पीओएस नहीं शो करेगा। अब अगला पॉइंट पे आते हैं, सीओएस, सेंट्रल ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कहता है? एक इमेजिनरी पॉइंट फ्रॉम विच पासिंग ऑल द स्ट्रेट लाइन हैविंग सेम यूनिट ऑफ अपोजिट इन। एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी पॉइंट से जितने सारे लाइन पास होंगे वो स्ट्रेट लाइन हैविंग सेम यूनिट ऑन अपोजिट एंड। यहाँ पे अगर इस तरह से पास किए एक इमेजिनरी प्लेन को, मान लीजिए एक इमेजिनरी प्लेन इसको मानते हैं, इसको हम इस तरह से पास किए तो इसके इस एंड पे भी इतनी ही दूरी पे ये मिल रहा है, इतनी ही दूरी पे ये मिल रहा है, मीन्स इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इस तरह से यहाँ पे भी सेम चीज मिल रहा है, इस कोने पे भी, इस कोने पे सेम चीज मिल रहा है। जैसे कि इस सर्किल में देखिए, एक ये इमेजिनरी पॉइंट मान लिए, यहाँ पे हम इसको इमेजिनरी पॉइंट मान लिए, और उससे जितना लाइन पास होगा, ये स्ट्रेट लाइन पास होगा, ये स्ट्रेट लाइन पास हुआ, तो यहाँ पे भी उतनी दूरी पे ये सरकमफ्रेंस मिल रहा है, उतनी दूरी पे यहाँ पे भी ये सेम सरकमफ्रेंस मिल रहा है, तो चारों तरफ सेम है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी जितनी दूरी पे ये वाला कॉर्नर मिलेगा उतने ही दूरी पे ये वाला कॉर्नर मिलेगा। अगर इस लाइन को पास करते हैं तो जितने दूरी पे ये कॉर्नर मिलेगा उतने दूरी पे ये कॉर्नर मिलेगा। यहीं पास करते हैं तो यहाँ पे जितनी दूरी पे ये कॉर्नर मिलेगा उतनी दूरी पे, यहाँ पे अगर इसको पास करते हैं तो जितने दूरी पे ये साइड मिलेगा उतनी दूरी पे वो साइड भी मिलेगा, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब हम लोग देखते हैं कायरल मॉलिक्यूल क्या कहते हैं। कायरल मॉलिक्यूल मींस एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें पीओएस भी नहीं हो और सीओएस, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव का क्या शर्त? ऑप्टिकली एक्टिव का शर्त है कि मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव का शर्त है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए, कायरल, या और एसिमेट्रिकल होना चाहिए, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होने के लिए क्या क्या चाहिए? पीओएस होना नहीं होना चाहिए, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसको इस तरह से काटेंगे तो ऊपर में भी ये मिल रहा है, नीचे में भी ये मिल रहा है, इस तरह से काटेंगे तो इधर भी साइड में भी ये मिल रहा है, इस साइड में भी ये मिल रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा नहीं, तो ये कंपाउंड किस तरह का हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल जैसे हुआ तो ये कायरल नहीं रहा, ये कायरल हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इधर जाते हैं, इसको इस तरह से अगर काटते हैं तो ऊपर में ये मिलता है, नीचे में भी ये मिलता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, मीन्स कंपाउंड सिमेट्रिकल है, मीन्स एक कायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जब हम लोग इसको देखते हैं तो इसको इस तरह से कट करेंगे तो ये हाफ, ये हाफ, तो यहाँ पे भी हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है। तो कंपाउंड किस तरह का है? सिमेट्रिकल है, एक कायरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे
सारे के सारे डिफरेंट है, किसी तरह से भी काटेंगे तो ये सेम पार्ट में नहीं डिवाइड करेगा, तो ये पीओएस नहीं शो करेगा, ना सीओएस शो करेगा। तो कंपाउंड ये सिमेट्रिकल हो गया, ये कायरल हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। अब देखते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? कायरल कार्बन अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप। कायरल कार्बन उसको कहते हैं जो चारों, ये गलती से 4 वाला 4 लिखा गया, 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल, 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल ग्रुप से अटैच हो, उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। मीन्स चारों जो उसका वैलेंसी है उस पर अलग अलग ग्रुप अटैच होना चाहिए, चारों बॉन्ड जो बनेगा वो अलग अलग ग्रुप के साथ बनना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर इधर एक Cl है, इधर Cl है, इधर अगर इसको 20 से कट करते हैं तो एक दूसरे का मिरर इमेज हो जा रहा है। तो ये POS शो कर रहा है, POS शो कर रहा है। अगर इसको इस तरह से कट करते हैं, इसको इस तरह से कट करते हैं तो इसको हम लोग सैंडविच मॉडल करते हैं। आधा Cl ऊपर, आधा Cl नीचे, आधा हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, आधा Cl नीचे, आधा Cl नीचे, आधा हाइड्रोजन ऊपर, आधा हाइड्रोजन ऊपर। मीन्स ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला सैंडविच मॉडल वाला। तो 2 POS शो कर रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे COS, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करता है कि नहीं। अगर इस पॉइंट को माने अगर इधर गए तो Cl मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं शो करेगा। लेकिन POS शो कर रहा है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और एसिमेट्रिकल होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से जब इसको सैंडविच मॉडल में ऐसे काटेंगे तो सेम तो नहीं मिलेगा। जब हम इसको सैंडविच मॉडल में काटेंगे तो आधा Cl ऊपर, आधा Cl नीचे, आधा हाइड्रोजन ऊपर, आधा हाइड्रोजन नीचे, एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे जो मॉलिक्यूल। तो ये POS शो कर रहा है सैंडविच मॉडल वाला। COS में देखते हैं, इधर गया तो Cl मिला, इधर आए तो Cl मिला, इधर गया तो हाइड्रोजन मिला, इधर गया तो हाइड्रोजन मिला। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है और सिमेट्रिकल है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर है, क्लोरीन नीचे। इस तरह से कट करेंगे तो ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है, इधर नीचे। सैंडविच मॉडल में भी अगर कट करेंगे तो सेम आएगा। तो ये इसमें ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है और ना COS है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव जो मॉलिक्यूल होता है वो कायरल होता है, तो ये वाला कायरल हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर में भी Cl, नीचे में Cl, इस तरह से सैंडविच मॉडल में अगर कट करते हैं तो इधर साइड में आधा Cl ऊपर, आधा Cl नीचे, आधा हाइड्रोजन ऊपर, आधा हाइड्रोजन, और एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो रहे हैं। तो ये POS शो करेगा। COS तो शो नहीं करेगा क्योंकि इस तरह से अगर जाएंगे तो सेम दूरी पे सेम चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ये COS शो नहीं करेगा। POS शो कर रहा है, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब एसिमेट्रिकल है, मीन्स सिमेट्रिकल। इसमें देखते हैं, इसमें आधा ऊपर है, आधा नीचे। इधर गए तो B, जब इसको कट करेंगे तो ऊपर में A मिलेगा, नीचे में B मिलेगा। किसी तरह का सिमेट्री इसमें मिल नहीं रहा है, तो इसमें ना POS है ना COS है। तो कंपाउंड जो है एक ऑप्टिकली एक्टिव है और कायरल। अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर। तो इसमें 3 तरह का नोमेनक्लेचर देते हैं। एक D और L नोमेनक्लेचर जो कि एक्सपेरिमेंटल होता है। दूसरा होता है R और S जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम लोग सिलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और एक D और L होता है जिसको हम लोग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले R और S कॉन्फ़िगरेशन। R मीन्स रेक्टस होता है, मीन्स राइट, मीन्स क्लॉकवाइज, और S मीन्स सिमिस्टर होता है, लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये R से मान लीजिए कि राइट मान लीजिए, राइट मीन्स राइट सही क्या है तो क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप एक तालमेल बैठाकर इसको याद रख सकते हैं कि R का मतलब राइट और राइट का मतलब क्लॉकवाइज, S का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखते हैं कि इसमें हम लोग किस तरह से नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन में किस तरह से नेमिंग करेंगे। फर्स्ट डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ऑल 4 ग्रुप ऑफ कायरल कार्बन। जितने 4 ग्रुप कार्बन से अटैच है
उसका हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे किससे, एक आईपी रूल पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में, उससे, या पोलैरिटी रूल जिसको कहते हैं उससे। उसके बाद देखेंगे इफ फोर्थ प्रायोरिटी एट वर्टिकल लाइन, अगर फोर्थ प्रायोरिटी है वो वर्टिकल लाइन पे है, इस वाले लाइन पे है, फिशर प्रोजेक्शन इस तरह का होता है ना, ये वाला वर्टिकल लाइन हो गया, सॉरी ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया, इसमें ये वाला ये हुआ फिशर प्रोजेक्शन, इसमें ये वाला वर्टिकल लाइन हो गया। वर्टिकल लाइन में अगर फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल लाइन पे, सबसे कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे आता है तो क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर 1 2 3 अगर फोर्थ प्रायोरिटी इस तरह से आया, और उसके बाद हम लोग नंबरिंग जो कर रहे हैं अगर क्लॉक वाइज हो, 1 1 2 3, अगर ये क्लॉक वाइज हो तो हम लोग एस रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वही ये फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे आ गया, 1 2 1 2 3, अगर ये एंटी क्लॉक वाइज हो, उल्टा घूम रहा हो एंटी क्लॉक वाइज, तो इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग सॉरी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ द फोर्थ प्रायोरिटी एट हॉरिजॉन्टल लाइन देन सेम आंसर विल बी रिवर्स, अगर फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इस वाले लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो भी क्वेश्चन में हम लोग को फोर्थ प्रायोरिटी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, देन आंसर विल बी रिवर्स, आंसर को उल्टा कर देंगे। अगर एस आ रहा है तो आर कर देंगे, अगर आर आ रहा है तो हम लोग उसको एस कर देंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला वाला, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना है। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो Cl का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है सबसे ज़्यादा तो इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद CH2H5 और CH3 में एटॉमिक नंबर CH2H5 का होता है, इसको हम लोग थर्ड प्रायोरिटी देंगे। फोर्थ प्रायोरिटी पे CH3 रखेंगे, तो CH3 रखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब अगला हम लोग क्या चेक करते हैं, उसके बाद सबसे पहले तो ये प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे आईपी रूल के हिसाब से। उसके बाद देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो हाँ यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी। उसके बाद क्या देखेंगे, अगर 1 2 3 अगर हम घुमाते हैं 1 2 3, ये हो गया 1 2 और 3 इस तरह से, तो ये किस तरह से आ रहा है, एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है। जब एंटी क्लॉक वाइज आता है तो यहाँ पे हम लोग एस यूज करते हैं। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये डबल वाला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सबसे पहले इस वाले कार्बन का प्रायोरिटी निकालते हैं। तो इस वाले पे इधर साइड में कार्बन अटैच है और कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, तो ये वाला ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखेगा, ये वाला ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये वाला आएगा। उसके बाद देखेंगे CH3 सेकेंड प्रायोरिटी पे आएगा, उसके बाद D थर्ड प्रायोरिटी पे आएगा और फोर्थ प्रायोरिटी पे ये वाला आएगा। उसके बाद हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा, ये वाला सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा, ये वाला सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा और ये वाला थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाएगा, ये वाला फोर्थ प्रायोरिटी पे। दोनों में जो फोर्थ, सबसे पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड कर लिए, उसके बाद देखेंगे कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अगर हॉरिजेंटली है तो उल्टा कर देते हैं आंसर को,
जो भी आंसर हमारा आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 3 की तरफ जाएंगे। तो एक ये हो गया, 1 से 3 की तरफ जाएंगे। तो ये किस तरह का हो गया, क्लॉक वाइज आ रहा है, क्लॉक वाइज आ रहा है। क्लॉक वाइज आया तो क्लॉक वाइज में हम आंसर क्या रखते हैं, आर। लेकिन यहाँ पे हम लोग आंसर को पलट देते हैं, मीन्स एस। यहाँ पे हम लोग 1 से रोटेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 1 से रोटेट करेंगे तो ओ एच वाला 1 है, सॉरी। तो इस तरह से हम लोग थर्ड तक जाएंगे। ये किस तरह से है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग एस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल पे है तो हम लोग इसको चेंज करके उल्टा कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे आर लिखेंगे। तो ये हो गया इसका नेम। अब हम लोग देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें पहले हम लोग देखेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे। उसके बाद इधर हम लोग को 2 ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद इधर हमको कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसको हम लोग सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, इसको हम लोग फोर्थ प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। तो सॉरी, इधर यहाँ पे OH है, इसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, इसको हम लोग सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, इस हाइड्रोजन को हम लोग फोर्थ प्रायोरिटी पे रखेंगे और इसको हम लोग थर्ड प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड कर लिया। उसके बाद देखा कि दोनों में क्या है, हॉरिजॉन्टल पे, तो यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट रोटेट करेंगे 3 की तरफ, 1 से 3 की तरफ रोटेट करेंगे। तो किस तरह का आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मीन्स एस। लेकिन एस को हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये हमारा आ जाएगा आर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट से रोटेट करेंगे थर्ड की तरफ। अब यहाँ फर्स्ट से थर्ड की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो किस तरह से रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, यस। लेकिन इसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे है, हम यहाँ पे आर लिखेंगे। ये हो गया 7th नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर में सबसे ऊपर में COOH है, इधर में OH है, इधर में भी OH है, इधर CH3 है, इधर H है, इधर H है। इसमें प्रायोरिटी सबसे पहले वो वाला ऑक्सीजन वाले को देंगे, उसके बाद इसको देंगे, उसके बाद इसको देंगे, उसके बाद 4th नंबर पे इसको देंगे। यहाँ पे भी सेम, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे CH3 को हम लोग थर्ड प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे हम लोग फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नंबरिंग के हिसाब से रोटेट करते हैं। तो 1 से अगर हम लोग थर्ड पे जाते हैं तो हमको किस तरह से मिल रहा है,
तो हमको मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग यूज करते हैं एस, लेकिन इसको कट करके हम लोग आर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग 1 से 3rd की तरफ जाते हैं। ये भी किस तरह का मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे एस की जगह पे हम लोग आर कर देंगे। हम लोग देखते हैं आर और एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज एंड डैश। पहले तो हम लोग फीचर पे देख लिए, अब हम लोग वेज एंड डैश में देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या कहता है, फोर्थ प्रायोरिटी एट डैश लाइन। जब फोर्थ प्रायोरिटी, सबसे पहले तो प्रायोरिटी इसमें भी डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश लाइन पे है तो हम लोग इस तरह से 1 2 3 अगर किए तो अगर क्लॉक वाइज आया तो आर लिखेंगे, अगर 1 2 3 करें और एंटी क्लॉक वाइज आए तो इसमें हम लोग एस करेंगे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है वेज, देन आंसर विल बी रिवर्स। हम लोग आंसर को उल्टा कर देंगे। जैसे उसमें अगर हॉरिजॉन्टल पे था तो हम लोग उल्टा कर दे रहे थे, इसी तरह से अगर यहाँ पे वेज पे जब होगा फोर्थ प्रायोरिटी तो हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे। इफ फोर्थ प्रायोरिटी एट सिंपल लाइन मीन्स प्लेन पे होगा, देन एक्सचेंज द टू ग्रुप 2 टाइम्स इन सच अ वे फोर्थ प्रायोरिटी कम टू वेज। इस तरह से रोटेट करेंगे उन दोनों ग्रुप को कि वो फोर्थ प्रायोरिटी पे मीन्स फोर्थ प्रायोरिटी जो है वेज पे आ जाए। देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें रहते हैं तो इसमें फर्स्ट है सेकेंड, तो यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है, वेज पे है, डैश पे है ना, फोर्थ पे। तो यहाँ पे हम लोग सीधे इसके बाद देखेंगे तो 1 से लेकर इधर जा रहे हैं तो हमको किस तरह से मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी नहीं, यहाँ पे सीधे फोर्थ जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वेज पे आ जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो इस आंसर को रिवर्स कर देंगे और हम लोग आर कर देंगे। उसके बाद हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन प्रायोरिटी पे, इसमें क्या हो जा रहा है कि प्लेन में आ जा रहा है, सिंपल प्लेन में। तो सिंपल प्लेन का क्या नियम है, एक ग्रुप को इस तरह से रोटेट करो, इस तरह से एक्सचेंज करो कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो वेज पे आ जाए। तो इधर से इसको एक्सचेंज कर लिए, CH3 को वेज पे भेज दिए और COH को प्लेन में भेज दिए। यहाँ पे हाइड्रोजन को इस पे भेज दिए, उसको प्लेन में भेज दिए। तो ये आ गया हमारा हाइड्रोजन इस पे। तो फिर उसके बाद इस तरह से नंबरिंग करने के बाद देखेंगे अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये एस हो गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो प्रायोरिटी में CH3 जो है, सबसे पहले तो एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह से एक्सचेंज कर दिए तो CH3 जो है वो वेज डैश पे आ गया और CH3 CH2 इस पे आ गया। तो इसके बाद इसको हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मीन्स आर है। उसके बाद देखते हैं इनैंशियोमर। इनैंशियोमर किसको कहते हैं, इनैंशियोमर का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऐसा मिरर इमेज जो सुपरी मतलब पूरी अच्छे तरह से एक दूसरे से को मतलब कवर न कर दे, मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज हमेशा इनैंशियोमर, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो मिरर होता है, मिरर इमेज होता है वो इनैंशियोमर होता है। मीन्स फुल्ली एक दूसरे को कवर नहीं करता है
सुपरफिशियल फुल्ली कवर्ड मीन्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इससे एक दूसरे को फुल्ली कवर्ड नहीं करता। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसको, तो इसका अगर मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज इस तरह से है। हम इस दोनों को उठा के एक दूसरे पर रखेंगे तो पूरे तरह से ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये इनैंसियोमर हो गया इसका DAL लैक्टिक एसिड। उसके बाद इसको भी देखेंगे, इसमें भी अगर हम लोग मिरर इमेज इसका लिए, हम मिरर इमेज को इस पर रखें तो पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मेन मतलब इनैंसियोमर। उसके बाद इसको देखते हैं, इसको भी हम लोग जब रोटेट करके एक दूसरे पे रखेंगे तो ये भी मिरर इमेज एक दूसरे को पूरी तरह से इम्पोज नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल इनैंसियोमर कहते हैं। वही अगर अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे भी सेम केस, इसको उठाकर वहाँ पे रखेंगे तो ये पूरे तरह से ओवरलैप नहीं करेगा, इधर ऑक्सीजन OH आ जाएगा इसका, लेकिन अगर इसका H आ जाएगा तो ये भी नहीं छोड़ेगा, मीन्स ऑप्टिकली। अब देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव किसको कहते हैं। होमोमर आइडेंटिकल सुपर इम्पोजिबल मिरर जो होता है उसको हम लोग होमोमर आइडेंटिकल कहते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हैव मिरर इमेज इज आर होमोमर। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो मिरर इमेज होता है वो होमोमर होता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो मिरर इमेज होता है इनहेंसियोमर होता है। अब देखते हैं अगला मेजो कंपाउंड। मेजो कंपाउंड किसको कहते हैं। मेजो कंपाउंड का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हैविंग मोर देन वन कायरल एटम। ऐसा कंपाउंड जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो और उसके पास मोर देन वन कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन, दो या दो से अधिक कायरल कार्बन हो और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। ऐसा क्यों, जब कायरल कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल है उसके बाद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, तो वही चीज देखेंगे। ये वाला कंपाउंड ये कायरल है क्योंकि सब पे अलग अलग चीज अटैच है, ये वाला भी मॉलिक्यूल कार्बन का कायरल है, तो यहाँ पे हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है। जब इसको 20 से काटेंगे तो उधर भी सेम मिल जा रहा है, इधर भी सेम, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है, इसलिए सिमेट्रिकल है। एक कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है और दो कायरल कार्बन। मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो जाता है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री की वजह से। मॉलिक्यूल में सिमेट्री जो आ गया, ये जो सिमेट्री है उसके वजह से, और मॉलिक्यूल में जब सिमेट्री होगा तो इंटरनल कंपनसेशन कैंसल द रोटेशन ऑफ वन अनदर। एक इधर से मुड़ रहा है, एक इधर से मुड़ रहा है, दोनों अलग अलग साइड में मुड़ने लगेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब रेसिपिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव इक्विमोलर मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, क्यों होता है। रेसिपिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कुछ मॉलिक्यूल इधर घूम रहे हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। यहाँ पे इसलिए क्योंकि इंटरनल कंपनसेशन के वजह से और एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। जो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, डायस्ट्रियोमर क्या होता है। डायस्ट्रियोमर का मतलब होता है नॉन मिरर इमेज, जो मिरर इमेज ही नहीं हो। सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल का यहाँ पे मीनिंग ही नहीं है, यहाँ पे तो मिरर इमेज है ही नहीं, जैसे सीस और ट्रांस कभी मिरर इमेज नहीं हो सकते। ऑप्टिकली एक्टिव ये सेकंड नंबर पे देखिए कि ये वाला और ये वाला दोनों कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। सबसे पहले क्या करेंगे, सारा का नेमिंग कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, उसके बाद नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाले का नेमिंग किए तो एक ऊपर में R, नीचे में भी R। सेकेंड वाले का नेमिंग किए, ऊपर भी S, नीचे वाले का भी S। थर्ड में नेमिंग किए, ऊपर R S। फोर्थ वाले का नेमिंग किए तो इस तरह से आया। तो ऊपर वाला तो ऑप्टिकली R ऑप्टिकली एक्टिव है, इधर वाले भी ऑप्टिकली एक्टिव है। फोर्थ वाला भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है और थर्ड वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो फर्स्ट सेकंड में क्या रिलेशन, एक R है, दूसरा S, एक दूसरे का मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये इनैंसियोमर हो गया। अगर मिरर इमेज ही नहीं, एक ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इनैंसियोमर हो गया। सेकंड में देखेंगे फर्स्ट और थर्ड दोनों, एक ऑप्टिकल एक्टिव है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो डायस्ट्रियोमर हो गया।
क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज है ही नहीं इन लोग। थर्ड देखते हैं, थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आ रहा है, तो दोनों होमो होगा। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड डायस्ट्रियो होगा, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। फर्स्ट और फोर भी देखेंगे तो डायस्ट्रियो होगा, सेकेंड और फोर भी देखेंगे तो डायस्ट्रियोमर होगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो इसको बीच से काट रहे हैं तो इधर भी सेम मिल रहा है, इधर अलग मिल रहा है, इधर अलग मिल रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे सिमेट्री मिल जा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे भी हमको सिमेट्री मिल जा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे हमको इस तरह से कट कर रहे हैं तो सिमेट्री नहीं मिल रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है नहीं, सॉरी। तो वो डायस्ट्रियोमर हो गया। सेकेंड और थर्ड ये भी ऑप्टिकली एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी डायस्ट्रियोमर हो गया। फर्स्ट और फोर देखें तो ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो ये भी इनएंशियोमर हो गया। सेकेंड और थर्ड सेम ही है, ऑप्टिकली नेगेटिव और सेम है, तो होमोमर हो गया। फर्स्ट और फोर सेम नहीं है और मिरर इमेज भी नहीं है, तो डायस्टियोमर हो गया। फर्स्ट और फोर ये दोनों भी मिरर इमेज नहीं है, तो ये डायस्टियोमर हो गया। अगला कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जिसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसको हम लोग DL कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसमें हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं, रेफरेंस मॉलिक्यूल इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस मॉलिक्यूल मानते हैं। यहाँ पे जब OH राइट साइड है तो हम लोग यहाँ पे D यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? D। अगर OH लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे हम लोग L यूज करेंगे। लेफ्ट साइड मीन्स L, इस तरह से दिमाग में रखना है। कोई मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है कंपाउंड, मान लीजिए पूरा कंपाउंड है, उसमें मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो है उससे जो PCC अटैच है उसके सबसे लास्ट वाले कार्बन को देखेंगे। अगर लास्ट वाले सबसे दूर वाले कायरल कार्बन को देखेंगे, सबसे दूर वाले कायरल कार्बन में अगर OH और H2 अगर राइट साइड है तो D यूज करेंगे, OH और N2 अगर लेफ्ट साइड है तो हम लोग L यूज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप यहाँ पे COH है, यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे भी COH है। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन, सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन ये है, इसमें भी सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन ये है, इसमें भी सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन ये है। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें OH किस साइड है, राइट साइड है, तो OH राइट साइड है तो हम लोग D यूज करेंगे, मीन्स D ग्लूकोज। यहाँ पे OH लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे हम लोग L ग्लूकोज यूज करेंगे। यहाँ पे फिर लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे हम लोग L यूज करेंगे। अब देखते हैं अमीनो एसिड के लिए। अमीनो एसिड के लिए अगर R ट्रिक है, ट्रिक में लेके चलते हैं, अगर R आ गया, नंबरिंग अगर करके इसको प्रायोरिटी के हिसाब से रोटेट किया और उसमें अगर R कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो D यूज करेंगे, अगर S कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो L यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट से थर्ड की तरफ दे गया है, ये किस तरह का आया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एस यूज करते हैं, और जब ये हॉरिजॉन्टल पे है हम इसको कट करके आर लिख देंगे। आर के जगह पे क्या यूज करते हैं हम लोग? डी यूज करते हैं, तो डी अमीनो एसिड हो गया। वहीं यहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट रखते हैं, इसको सेकेंड रखते हैं, इसको थर्ड रखते हैं, इसको फोर्थ रखते हैं। तो जब फर्स्ट से थर्ड की तरफ मूव करेंगे क्लॉक वाइज आ रहा है, क्लॉक वाइज में हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लॉक वाइज में हम लोग आर यूज करते हैं। अगर आर यूज करते हैं, आर को अगर कट उल्टा कर देंगे एस, तो एस में क्या आ रहा है? एस जब यूज होता है तो यहाँ पे एल यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका नेमिंग होगा। देखते हैं अगले में। यहाँ पे हम लोग नंबरिंग किए तो ये
फर्स्ट प्रायोरिटी पे आया, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। जब इस तरह से हम लोग इसको रोटेट किए इस तरह से, तो किस तरह का डायरेक्शन मिला, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग एस यूज करते हैं। एस की जगह पे रिवर्स करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो उसकी जगह पे हम लोग आर यूज करेंगे। आर की जगह पे क्या यूज करते हैं हम लोग उस वाले नेमिंग में, तो डी। तो ये हो गया डी। वही अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी है, तो किसी तरह का चेंज करने की जरूरत है नहीं। इसको हम लोग इस तरह से अगर रोटेट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में जब हम लोग एस यूज करते हैं, एस की जगह पे हम लोग एल यूज करते हैं इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में। अब थायो इरेथ्रो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इरिथ्रो का मतलब होता है सेम साइड दो हाइड्रोजन, और थायो का मतलब होता है अपोजिट साइड। सेम साइड अगर कोई ग्रुप हो तो उसको हम लोग इरिथ्रो कहेंगे, अगर अपोजिट साइड हो तो थायो। अगर सेम साइड हो तो इरिथ्रो, अपोजिट साइड हो तो थायो। उसके बाद काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का काउंटिंग का कुछ फार्मूला है। एन होता है क्या, नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, या कायरल कार्बन, या सिमेट्रिकल। वो एन का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर कितना है, जितना होगा। अगर 2 है 3 है तो एन की जगह पे, अगर 2 है तो एन की जगह पे 2 यूज कर देंगे, 3 है तो एन की जगह पे 3 यूज करेंगे। उसी तरह से जब इनैंसियोमर होगा एक दूसरे का, तो उससे सबसे पहले देंगे सिमेट्रिकल होगा तो 2n फार्मूला यूज करेंगे। अगर इवन होगा तो उसमें 2n-1, अगर ऑड होगा तो 2n-1 माइनस 2n-1/2। अगर मीजो कंपाउंड होगा तो इसमें हम लोग कुछ नहीं, अनसिमेट्रिकल है तो उसमें तो ये यूज ही नहीं करना है। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे 2n-n/2-1, और अगले में भी 2n-1/2 यूज करेंगे। टोटल क्या हो गया 2n। अनसिमेट्रिकल कितना है तो 2n। उसके बाद जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद जो इस तरह का फार्मूला आएगा, जिसपे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जो पढ़े थे वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, अब जो पढ़ेंगे वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर आखिर होता क्या है। ऑप्टिकल आइसोमर विथ कायरल कार्बन, दो पार्ट में डिवाइड किया, और विदाउट कायरल कार्बन। ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि कायरल कार्बन ही हो तो शो करे, जो कायरल कार्बन वाला है और जो कायरल कार्बन के साथ नहीं है उसको देखते हैं। तो इसमें भी दो तरह का होता है। ऑप्टिकल कायरल कार्बन के साथ ऑप्टिकली एक्टिव हो तो डी और एल कन्फिगरेशन मीन्स एनहेंसियोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव में मीजो कंपाउंड हो गया जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव में डी और एल ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो नॉन ऑप्टिकल आइसोमर, अगर जो विदाउट कायरल कार्बन वाले में जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है उसको हम लोग नॉन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के तरफ यूज करते हैं। सिर्फ एक कायरल कार्बन मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली, एक कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली ही एक्टिव होता है। दो कार्बन वाले का बात नहीं, यहाँ पे एक कार्बन वाले का बात है। एक कायरल कार्बन वाला जो भी मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा एक्टिव होता है, और जो एक से ज़्यादा हो उसको हम लोग आगे देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, इधर गए तो अलग मिला, इधर गए तो अलग मिला, तो ये कायरल कार्बन। इधर गए तो एक CH3 मिल रहा है, इधर गए एक हाइड्रोजन मिल रहा है, इधर जा रहा है तो सेम मिल रहा है, इधर भी जा रहा है सेम, तो ये कायरल नहीं होगा, जीरो कायरल। यहाँ पे गए इस तरफ गए तो अलग मिला, इधर एक हाइड्रोजन मिला, इधर गए तो अलग, तो तीन चारों अलग अलग है, तो यहाँ पे दो दो मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा एक यहाँ पे मिलेगा। इसमें एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ CH2, इधर गए तो सेम मिला, इधर भी जा रहा है तो सेम, तो सिमेट्री है यहाँ पे जीरो। इसमें इधर गए तो डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर जा रहा है तो सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, इधर जा रहा है हाइड्रोजन मिल रहा है, इधर CH3 मिल रहा है, तो ये एक कार्बन से चार अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे एक कायरल कार्बन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को। 5th नंबर क्वेश्चन में ये वाला देखते हैं। सबसे पहले ये कायरल कार्बन हो सकता है, इधर गए तो CH3 मिल रहा है, इधर भी जा रहा है CH3 मिल रहा है, तो ये तो कायरल हो नहीं सकता। इस वाले कार्बन को देखते हैं, इधर गया तो CH3 मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो अलग कुछ मिल रहा है, इधर जा रहा है तो इतना लंबा चैन मिल रहा है, तो ये कायरल हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इधर गए तो अलग मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो अलग मिल रहा है, तो ये कायरल हो सकता है। अब इस वाले को देखते हैं,
यहाँ पे इधर गया तो CH3 मिल रहा है, इधर भी जा रहा है तो CH3 मिल रहा है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग 2 कायरल कार्बन मिला, 2। इसमें देखते हैं ये वाला, इधर गए तो अलग चीज मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो अलग मिल रहा है, इधर एक हाइड्रोजन एक CH3 मिल रहा है, तो ये वाला कायरल कार्बन होगा। इस वाले देखते हैं, इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये सब तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे इधर जाएंगे तो अलग चीज मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो अलग मिल रहा है, ये नीचे आ रहे हैं अलग मिल रहा है, तो ये कायरल कार्बन होगा। यहाँ पे नीचे गए तो OH मिल रहा है, इधर गए तो अलग मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो अलग मिल रहा है, तो ये तो यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पे किसी तरह कायरल कार्बन हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इधर का हाइड्रोजन मिल रहा है, ऊपर भी जा रहे हैं हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल नहीं होगा। इधर गए तो सेम चीज़ मिल रहा है, इधर आ रहे हैं तो सेम चीज़ मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 0 होगा। यहाँ पे इस वाले पे तो हो ही नहीं सकता है। इसमें इधर गए तो अलग ब्रांच मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो CH2 मिल रहा है, इधर डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये अलग है। यहाँ पे एक कायरल कार्बन मिलेगा। यहाँ पे तो मिल नहीं सकता, दोनों दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन मिल आ रहा है, तो ये भी सेम नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, इधर गए तो अलग चीज़ मिल रहा है, इधर जा रहे हैं अलग मिल रहा है, इधर जा रहे हैं अलग मिल रहा है, तो ये कायरल हो गया। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, इधर गए अलग चीज़ मिला, इधर गए CH मिला, इधर अलग, तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन मिले। उसके बाद है फाइंड द स्टीरियोआइसोमर या कन्फिगरेशनल या स्पेस आइसोमर। ये चाहे तो एग्जाम में स्टीरियो आइसोमर लिख के आ जाएगा, या कन्फिगरेशनल आइसोमर लिख के आ जाएगा, या स्पेस आइसोमर लिख के आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। हम लोग तीनों चीज़ें ध्यान में अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर का फार्मूला कितना होगा, 2n। n क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर या ऑप्टिकल, कितना कायरल सेंटर है उसके हिसाब से। तो इस कंपाउंड में देखते हैं, इस कंपाउंड में एक कायरल सेंटर मिल रहा है यहाँ पे, और एक मिल रहा है यहाँ पे, तो एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक ये वाला जो हम लोग को GI शो कर रहा है, एक OI, तो 2n हो गया, मीन्स 4, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे हमको एक कायरल मिल रहा है, मीन्स OI मिल रहा है, ऑप्टिकल सेंटर मिल रहा है, यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल सेंटर मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 2, तो 2n का वैल्यू कितना हो गया, 2। यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो गया, तो 2n, तो n यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे हमको एक कायरल सेंटर मिल रहा है, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर मिल रहा है, एक हमको यहाँ पे मिल रहा है GI सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक और ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो टोटल n इक्वल टू 3। यहाँ पे n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे एक हमको ऑप्टिकल सेंटर मिल रहा है, एक और ऑप्टिकल सेंटर मिल रहा है, एक हमको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर मिल रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 3n²। यहाँ पे हमको एक ऑप्टिकल सेंटर मिल रहा है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, तीसरा ऑप्टिकल सेंटर, चौथा ऑप्टिकल, टोटल 4 ऑप्टिकल सेंटर मिल रहे हैं। GI सेंटर यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो 4, n इक्वल टू 4, तो 4 जब रखेंगे तो 16 आएगा। अब इसमें है विच ऑफ फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे किसी तरह का OI सेंटर मिल नहीं रहा है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे हमको मिल रहा है ऑप्टिकल सेंटर मिल रहा है, यहाँ पे एक कायरल कम, एक दूसरा कायरल कम, तो ये अपना OI शो करेगा। यहाँ पे ये इस तरह से हो गया, दोनों के बीच में हमको किसी तरह का POS या COS नहीं मिल रहा है, तो ये भी शो करेगा। यहाँ पे हमको 2 कायरल सेंटर मिल रहा है, तो ये शो करेगा। यहाँ पे हम लोग को एक भी कायरल सेंटर नहीं मिल रहा है, तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे हमको OI GI मिल नहीं रहा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर मिल नहीं रहा है एक भी तरह, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे भी हमको OI सेंटर मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मिल रहा है एक OI सेंटर, ये हो गया है, मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ये शो करेगा। यहाँ पे भी हमको OI मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं शो करेगा। यहाँ पे हमको सिमेट्री मिल रहा है, तो ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे हमको ऑप्टिकल सेंटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे भी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि
एक कार्बन पे सेम दो ग्रुप हैं, तो ये कायरल कार्बन हो नहीं सकता है। कायरल कार्बन हो है नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर इसमें है नहीं, तो ये नहीं शो करेगा। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑप्टिक, सेम स्लाइड कॉपी हो गया कि यहाँ पे भी हम लोग ऑप्टिकली एक्टिविटी देखते हैं और कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ पे हमको किसी तरह का कायरल कार्बन मिल नहीं रहा है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। यहाँ पे हमको कायरल कार्बन मिल रहा है, तो ये मिल कहाँ, लेकिन यहाँ पे हमको सिमेट्री मिल जा रहा है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। यहाँ पे हमको भी सिमेट्री मिल जा रहा है, तो ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे हमको किसी तरह का सिमेट्री नहीं मिल रहा है और साथ में कायरल कार्बन भी है, तो ये शो करेगा। यहाँ पे भी हमको सिमेट्री मिल जा रहा है, तो ये शो नहीं करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कायरल कार्बन है। सबसे पहले दो कंडीशन, सबसे पहले फर्स्ट चेक कायरल कार्बन, उसके बाद सेकेंड चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले कायरल कार्बन, उसमें कायरल कार्बन है, इसमें तो ना कायरल कार्बन है और ना ही सिमेट्री भी मिल जा रहा है, तो खत्म। यहाँ पे कायरल कार्बन है लेकिन सिमेट्री मिल जा रहा है, तो यहाँ भी काम खत्म। यहाँ पे भी कायरल कार्बन, यहाँ पे तो कायरल कार्बन है ही नहीं, तो सिमेट्री ही नहीं, तो पहले ही हटाओ। यहाँ पे कायरल कार्बन है और साथ में हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी भी मिल रहा है, चलो ये शो करेगा। यहाँ पे भी हमको कायरल कार्बन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे भी कायरल कार्बन नहीं मिल रहा, तो ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे भी हमको कायरल कार्बन मिल नहीं रहा, तो ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे भी हमको इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ पे हमको सिमेट्री मिल जा रहा है, ये भी नहीं शो करेगा। यहाँ पे हमको सिमेट्री नहीं मिलेगा, ये शो करेगा। यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे, एक तो कायरल कार्बन है और सिमेट्री मिल नहीं रहा है, तो ये शो करेगा। यहाँ पे हमको सिमेट्री मिल जा रहा है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। जब अगला देखते हैं हम लोग रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर फ्रॉम रेशमिक मिक्सचर। एक रेशमिक मिक्सचर से हम लोग जब इनएंशियोमर को सेपरेट करते हैं दो इनएंशियोमर को जब हम लोग रेशमिक मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, तो उसी को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे। प्रायोरिटी डिसाइड कर लिए सबका, उसके बाद हम लोग नंबर देख लेंगे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। ये वाला क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी किस पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हम लोग आंसर को चेंज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में एस आया, लेकिन इसको हम लोग चेंज करके आर लिख देंगे। यहाँ पे भी फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसको भी हम लोग चेंज करके एस आ रहा है, तो हम लोग आर लिख देंगे। यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे, तो किसी तरह का चेंजिंग नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है, एस आया यहाँ पे। अब इसमें हम फर्स्ट और सेकेंड के बीच में रिलेशन, तो दोनों आर आर है, तो आइडेंटिकल हो गया। फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड में एक क्लॉकवाइज है, दोनों तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉक आर और एस है, तो इनहेंसियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। उसके बाद इसमें देखेंगे सेकेंड और थर्ड भी आर और एस अलग, तो इसको भी हम लोग इनहेंसियोमर लिखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद नेमिंग करेंगे। यहाँ पे ये एस आया कन्फिग्रेशन, इसका आर आया, इसका आर आया, तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या है, एक आर है एक एस है, तो इनहेंसियोमर हो गया।
एक फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट और थर्ड में एक आर है और एक एस है, तो यहाँ पे एक इनएंशियोमर हो गया। वो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में देखेंगे, सेकेंड और थर्ड में दोनों आर आर है तो आइडेंटिकल हो गया। यहीं पे अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।